नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। मैं आप सभी का मेरी ऑनलाइन ताशिका में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं काव्य की परिभाषाओं पर। संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन विद्वानों द्वारा काव्य के जो लक्षण बताए गए हैं अथवा काव्य की जो परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि काव्य के लक्षण और काव्य की परिभाषाओं को अनेक विद्वानों ने बता देने का प्रयास किया है। इन परिभाषाओं अथवा लक्षणों के द्वारा हमें काव्य के विविध रूपों तथा तत्वों की जानकारी मिलती है। नीचे संस्कृत के, अंग्रेजी और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं, उन काव्य लक्षणों पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं, जिससे हमें और आप सभी को काव्य के रूप को समझने में तथा काव्य के तत्वों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा काव्य की जो परिभाषाएं दी गई हैं अथवा लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों अथवा परिभाषाओं को देखते हैं। नंबर 1, भरत मुनि। अगर नाटक को काव्य का रूप अगर हम मानते हैं, तो नाटक को काव्य का रूप मानने के बाद भरत मुनि का नाट्यशास्त्रीय जो ग्रंथ है, वह प्रथम काव्य ग्रंथ ठहरता है। नाट्यशास्त्र में काव्य का कोई लक्षण नहीं दिया है, इसमें काव्य के अनेक अंगों का विवेचन किया गया है। अतः काव्य का प्रमुख लक्षण नाट्यशास्त्र में नहीं दिया गया है। इसके बाद 2 नंबर, अग्निपुराण। काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने भी इसे ही प्राचीन परिभाषा माना है कि काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा अग्निपुराण की माननी होगी। ऐसा मत डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का है और उन्होंने अपनी काव्यशास्त्र नामक किताब में अग्निपुराण की सबसे प्राचीन परिभाषा यहाँ पर दी है। वह इस प्रकार है कि अग्निपुराण में काव्य की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य स्फुरदलंकारम गुण व दोष वर्जितम। फिर से एक बार सुनिए। संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरदलंकारम गुण व दोष वर्जितम। अर्थात संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित तथा गुण युक्त हो। अर्थात यहाँ पर कवि के मन में जो वांछित इच्छा है, जो वांछित अर्थ है, उस अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्य काव्य कहा जाता है, जिसमें अलंकार भी हो, गुण भी हो और वह वाक्य दोष रहित हो। इस तरह की परिभाषा अग्निपुराण में काव्य की दी गई है। इसके बाद नंबर आता है आचार्य भामजी का। आचार्य भामजी ने काव्य की परिभाषा करते हुए कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अर्थात शब्द और अर्थ के संयोग से काव्य बनता है या शब्द और अर्थ का योग ही काव्य है। इस तरह की परिभाषा आचार्य भाम ने काव्य की दी है। इसके पश्चात आचार्य दंडी का नंबर आता है। आचार्य दंडी ने अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण किया है। उनके मत से काव्य का समस्त सौंदर्य अलंकार है। अर्थात दंडी ने अलंकार को प्राधान्यता दी है और उन्होंने कहा है कि काव्य का जितना भी सौंदर्य होता है, वह पूरा का पूरा सौंदर्य अलंकार में निहित होता है। इस तरह का मत दंडी जी का है। उनके अनुसार काव्य की परिभाषा इस प्रकार से है, काव्य शोभा करान धर्मान
अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हैं। इस तरह का अर्थ आचार्य दंडी द्वारा दी गई परिभाषा से निकलता है। इसके पश्चात आचार्य वामन जी का नंबर आता है। आचार्य वामन जी ने काव्य के लक्षण बताते हुए 3 प्रकार के मत प्रकट किए हैं। उनका पहला मत है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। दूसरा मत है सौंदर्यम अलंकाराः और तीसरा मत है सदोष गुणालंकाराः नादाना ब्रह्मम। इस प्रकार के 3 मत आचार्य वामन ने काव्य के लक्षण बताते हुए अपने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में बता दिए हैं। यहाँ पर अलंकार 2 स्थानों पर 2 अर्थों में प्रयुक्त है। एक तो काव्य के समग्र सौंदर्य के रूप में और दूसरे इसी सौंदर्य के उपकरण के रूप में अलंकार 2 अर्थों में, अलग अलग 2 अर्थों में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही वामन ने तीसरे मत के अंतर्गत कहा है कि काव्य में गुण होने चाहिए, काव्य में अलंकार होने चाहिए और साथ ही साथ काव्य जो है वह दोष रहित होना चाहिए। इसी तरह के लक्षण काव्य के आचार्य वामन ने तीसरे मत के अंतर्गत बता दिए हैं। इसके पश्चात आचार्य कुंतक जी का नंबर आता है। आचार्य कुंतक जी ने वक्रोक्ति पर विशेष बल दिया है, यानी उन्होंने काव्य में वक्र उक्ति को प्रधानता दी है। उनके अनुसार काव्य का लक्षण अथवा काव्य की परिभाषा इस प्रकार से है। उन्होंने कहा है कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम। फिर से एक बार सुनिए, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम। अर्थात वक्र व्यापारशाली और किसी सूत्र में व्यवस्थित शब्दार्थ काव्य है। वक्र व्यापारशाली का अर्थ होता है वक्र उक्ति, और वह किसी सूत्र में जो शब्दार्थ होते हैं वह सूत्र में बंधे हुए होने चाहिए अथवा व्यवस्थित ढंग से रखे हुए होने चाहिए। उसी को ही काव्य आचार्य कुंतक जी ने कहा है अथवा काव्य का लक्षण इस प्रकार से उन्होंने बताया है। उसके बाद आचार्य मम्मट जी ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है तद्द दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात दोषहीन गुण युक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ काव्य है। इस तरह की परिभाषा अथवा इस तरह का काव्य का लक्षण आचार्य मम्मट जी ने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद अगर हम आगे के विद्वानों की ओर मुड़ते हैं तो पंडित जगन्नाथ जी अथवा पंडित राज जगन्नाथ जी का नाम जो है महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में आ जाता है। उन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार से की है अथवा काव्य का लक्षण इस प्रकार से बता दिया है। उन्होंने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकाः शब्दाः काव्यम। अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य हैं। इस प्रकार की परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ जी ने कही है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि काव्य में अलंकार भी होने चाहिए, काव्य दोष रहित होना चाहिए, काव्य गुण युक्त होना चाहिए और उसमें कभी कभी वक्रता, कभी रमणीयता आदि भी काव्य के अंतर्गत होनी चाहिए। इस तरह की विभिन्न सारी बातें संस्कृत के विद्वानों के द्वारा जो काव्य परिभाषाएं बताई हैं उनमें से निकलती हैं। इन संस्कृत के विद्वानों के द्वारा बताई गई परिभाषाओं के बाद हम मुड़ते हैं अंग्रेजी के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं अथवा पाश्चात्य जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन विद्वानों ने काव्य की परिभाषा किस प्रकार से की है उसकी ओर अब हम मुड़ते हैं।
तो सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कहा गया है कि पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, अर्थात कवि का कार्य कला काव्य है। यानी कवि का कार्य कला है और कला ही काव्य है, इस प्रकार की परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंतर्गत काव्य की दी है। इसके बाद पाश्चात्य विद्वानों में ड्राइडन जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ड्राइडन जी ने अपनी परिभाषा में कहा है, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, कविता सुस्पष्ट संगीत है, इसका यह अर्थ निकलता है। इसके पश्चात तीसरे विद्वान जो है कॉलरिज नाम है उनका, और कॉलरिज जी ने पोएट्री की अथवा काव्य की परिभाषा करते हुए कहा है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। इस प्रकार की परिभाषा कॉलरिज ने काव्य की अथवा कविता की है। इसके बाद जो चौथे महत्वपूर्ण विद्वान हैं और इस विद्वान की ही परिभाषा अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार की है, इनका नाम है वर्ड्सवर्थ। नाम इनका है वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ जी ने काव्य की अथवा कविता की पोएट्री की परिभाषा करते हुए कहा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। फिर से एक बार सुनिए कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। इस तरह की परिभाषा वर्ड्सवर्थ जी ने काव्य की है। इसके बाद नंबर आता है शैली जी का। शैली जी ने काव्य की अथवा पोएट्री की परिभाषा करते हुए कहा है, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, अर्थात सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। इस तरह की परिभाषा शैली जी ने कविता की है। इसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड जी की परिभाषा को हम देखेंगे। मैथ्यू अर्नाल्ड जी ने कहा है कि पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये अर्नाल्ड जी की परिभाषा है। इसका अर्थ होता है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। फिर चैम्बर्स डिक्शनरी को हम देखेंगे कि चैम्बर्स कोश में पोएट्री की परिभाषा इस प्रकार से दी है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड्स थॉट्स विच आर द क्रिएशंस ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स, अर्थात कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। इन्होंने कहा है कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचार जो होते हैं उन विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की जो कला है वही कविता है। इस प्रकार की परिभाषा चैम्बर्स डिक्शनरी में अथवा चैम्बर्स कोश में कविता की दी है। इस तरह से अंग्रेजी विद्वानों के द्वारा काव्य की अलग अलग परिभाषाएं करने का प्रयास किया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर कर देना, और मेरा जो चैनल है हिंदी लिटरेचर नाम से उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपने मेरी वीडियो देखी इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर मैं काव्य की संस्कृत और अंग्रेजी जो परिभाषाएं बताई हैं उन परिभाषाओं का अध्ययन अथवा अध्यापन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।